हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स इस सब्जेक्ट का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर्स के सम। राइट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको पहले भी कहा था, कंसेप्ट जब हमने पढ़ा तब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। सो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको याद रखने कहा था। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है हम लोग ने ऑलरेडी सारे जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के वो पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है, और आज के लेक्चर में हम सम्स शुरू करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, सो आ जाते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के जो आए हुए क्वेश्चंस है वही है, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से आपको जो सेमेस्टर 5 के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो ये हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। राइट, क्वेश्चन रीड करने के पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं हमेशा मेरा जो भी क्वेश्चन है उसे रीड करके एक चार्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक चार्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ, और उस चार्ट के हिसाब से मैं फिर क्या करूँगा, आगे से एंट्रीज पास करूँगा। राइट, मतलब मैं जो चार्ट प्रिपेयर करने वाला हूँ उसके बाद मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होगी। राइट, मेरा सम जो है वो पूरा मैं उस चार्ट की मदद से क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, सो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन रीड करके देखिए आप, ये आपके लिए पहला सम है, तो हम लोग चार्ट कैसे बनाएंगे वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट, ऑन 1 जनवरी 2013 राइट 1012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड। राइट, तो यहाँ पे 1000 दिया है। देखिए 1012% डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ये जो 1000 है वो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर है। राइट, ये वैल्यू नहीं है, बिकॉज वैल्यू होता तो रुपीज़ पता होता ना, रुपीज़ 1000। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर है आपके 1000, और उन डिबेंचर्स का जो नॉमिनल वैल्यू है यानी कि फेस वैल्यू जो है वो कितना है, कहा उन्होंने 100 ईच है। राइट, कौन से कंपनी के में, शिवा लिमिटेड में। ठीक है, वेयर हेल्ड बाय मिस्टर धर्मेश, यानी कि जो हमारा ओनर है, राइट, जिसके बुक में हम लोग ये अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कौन है, धर्मेश है। और ये जो 1000 डिबेंचर्स है, राइट, उनका कॉस्ट जो है वो कितना है, बाहर बोला उन्होंने 91,000। वो कितना बोला है उन्होंने, 91,000। इसके बाद उन्होंने बोला इंटरेस्ट इज़ पेएबल ऑन 1 दिसंबर। राइट, तो आपको ये इंटरेस्ट का डेट दिया, तो एक्चुअल में सबसे पहला आपका काम क्वेश्चन में यही होता है टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट डेट। बिकॉज देखिए हमारा चार्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहला चार्ट में हम लोग टॉप में लिखते हैं इंटरेस्ट के डेट। क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट का डेट। तो क्वेश्चन में हमेशा इंटरेस्ट का डेट आपको स्टार्ट में बोला होगा या तो एंड में बोला होगा, तो आपको वो पहले लेकर क्या करना है, इंटरेस्ट डेट लिख देना है। राइट, कि इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है। मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाते वक्त कहा था कि हमारा जो इंटरेस्ट का डेट है वो या तो साल में 1 बार दिया जाएगा, साल में 2 बार दिया जाएगा, या साल में 4 बार दिया जाएगा। राइट, यानी कि हर 3-3 महीने में दे रहे, साल में 2 बार दे रहे यानी कि हर 6-6 महीने में दे रहे, और साल में 1 ही बार दे रहे। राइट, तो उस केस में क्या होगा, पूरे साल का एक साथ मिलेगा। जैसे कि इस समय उन्होंने बोला है इंटरेस्ट इज़ पेएबल ऑन 31 दिसंबर। राइट, बट मैंने आपको तब भी कहा था कि हमारे सिलेबस में जो सम्स है उसमें मेजॉरिटीली सम्स जो है वो साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट ठीक है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें इंटरेस्ट का डेट क्या बोला है, 31 दिसंबर। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट डेट में मेरा क्या लिख दिया मैंने, 31 दिसंबर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में अभी मुझे क्या लिखना है, ये चार्ट में मेरे क्या कब परचेज हो रहा है, कब सेल हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और बाद में उसी से मैं क्या करूँगा, मेरा अकाउंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया जब क्या उन्होंने बोला कि 1100 रुपीज़ वाले डिबेंचर उसके पास हेल्ड थे, हेल्ड किए थे उसने, मतलब क्या है, वो उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। राइट, 1 जनवरी जब साल शुरू हो रहा है, राइट, उस दिन पर उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस है। तो हमें सबसे पहला क्या लिखना है यहाँ पे, डेट 1 जनवरी 2013। राइट, ये जो 1000 डिबेंचर्स में लिखने वाला वो मेरा क्या रहने वाला है, ओपनिंग बैलेंस। राइट, अब 1000 जो है वो नंबर ऑफ डिबेंचर है, तो उनका नॉमिनल वैल्यू, बिकॉज देखिए अगर फॉर्मेट में याद है तो मैंने आपको बताया था 3 कॉलम होते हैं, एक नॉमिनल वैल्यू, सेकेंड इंटरेस्ट, और थर्ड है आपका अमाउंट यानी कि कॉस्ट। तो 3 कॉलम्स होते हैं आपके, नॉमिनल वैल्यू, राइट, इंटरेस्ट और अमाउंट। सो नॉमिनल वैल्यू में आप क्या लिखते हो, जो भी आपका नंबर ऑफ डिबेंचर है इंटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पे आप जो ओपनिंग लिखने वाले हो उनका नॉमिनल वैल्यू क्या है, 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख। ठीक है, और इनका जो कॉस्ट है वो कितना है, देखिए उन्होंने बता दिया था ना आपको। राइट, वेयर हेल्ड बाय धर्मेश एट अ कॉस्ट ऑफ 91, यानी कि जो 1000 डिबेंचर्स है उनका कॉस्ट कितना है, 91,000। ठीक है,
फिर अभी इसके बाद तो ये रिकॉर्ड कर लिया हमने, ये इंटरेस्ट लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने क्या बोला, ₹20,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वेर परचेज्ड बाय धर्मेश, यानी कि धर्मेश ने परचेज़ किया है। ठीक है, कभी परचेज़ किया, 1 अप्रैल को, तो मैं डेट लिख देता हूँ 1 अप्रैल परचेज़। ठीक है, कितने नॉमिनल वैल्यू का। सो यहाँ पे देखिए अमाउंट, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट बोला है आपको कितना, 20,000। देखिए ये और इसमें फ़र्क है, ये आपको जो था नंबर ऑफ़ का मैंने कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ नहीं दिया था, बट यहाँ पे आपको ₹20,000 दिया है, यानी कि वो आपका नॉमिनल वैल्यू है, राइट। सो 20,000 क्या हो जाएगा उसका नॉमिनल वैल्यू। ओके, बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये डिबेंचर कितने परचेज़ किए गए, 200। कैसे 200, 20,000 नॉमिनल वैल्यू है ना, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया, राइट। सो 2 0 हटा देता हूँ तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे 200 डिबेंचर परचेज़ किए गए हैं, राइट। और क्या रेट से परचेज़ किया गया है, 98 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, तो मुझे टोटल अमाउंट नहीं दिया जैसे लास्ट टाइम दिया था, यहाँ पे उन्होंने रेट दिया है, तो ठीक है मैं रेट लिख देता हूँ और साथ में मैं मेंशन भी करूँगा कि कम है या एक्स है, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 98 कम। ओके, शॉर्ट में लिखना है मुझे खाली कम है या एक्स भी पता लगाने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, 1 सितंबर। अब हमेशा जब भी मैं ये कोई भी चीज़ नीचे लिखने जा रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ देखना है कि बीच में मेरा इंटरेस्ट तो का डेट तो नहीं आ रहा, राइट। तो अभी अप्रैल के बाद सितंबर हो रहा है, राइट। इंटरेस्ट डेट तो दिसंबर है, सितंबर के बाद ही है, तो ठीक है सितंबर का लिख देते हैं। सो 1 सितंबर मेरा डेट है। उस दिन क्या हुआ देखिए, 30,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड। सोल्ड बोला मतलब सेल हो रहा है, तो ठीक है यहाँ पे सेल हो जाएगा, जिस तरीके से परचेज था वैसा क्या लिखेंगे, सेल। कितने नॉमिनल वैल्यू का, 30,000, तो यहाँ पे लिख दिया 30,000। और रेट क्या दिया उन्होंने, क्या रेट से बेचा, 96x इंटरेस्ट। सो 96x लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या बोला है देखिए, 1 दिसंबर को बोला उन्होंने, अगेन 50,000 रुपीज़ ऑफ सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड, राइट। 1 दिसंबर को क्या हुआ, 50,000 रुपये के सच डिबेंचर्स को बेचा है, तो वापस से यही लिखना है। लेकिन देखिए इंटरेस्ट का डेट आ रहा है क्या, चेक करो, इंटरेस्ट का डेट 31 दिसंबर है, दिसंबर। बट प्रॉब्लम है 1 दिसंबर पहले आएगा ना, तो ऑब्वियसली मैं ये वाला पार्ट पहले रिकॉर्ड करूँगा, फिर इंटरेस्ट। ओके, सो 1 दिसंबर पहले आएगा, तो 1 दिसंबर को क्या किया हमने, 50,000 का डिबेंचर सेल कर रहे हैं, तो नॉमिनल वैल्यू उनका 50,000 है, तो सेल कर रहे हैं 50,000 का। और क्या रेट से उन्होंने कहा, तो 99 कम। सो हम लोग लिख देते हैं 99 कम इंटरेस्ट, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज़ रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यानी कि हमारा जो भी डेट है इंटरेस्ट का डेट, उस दिन हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ठीक है 1 दिसंबर क्या, 31 दिसंबर आएगा और उस दिन पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट क्या है वो कैलकुलेट करना होगा हमें उस दिन पर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सम में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या बोला है देखिए, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर, राइट। ये जो डिबेंचर का 12% है वो क्या दिखाता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जो दिया जाता है। तो ये डिबेंचर का नाम ही है, तो क्वेश्चन में आपको बताया होगा 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, तो उस डिबेंचर का नाम है वो, ठीक है। ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ धर्मेश, राइट, वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, यानी कि जब 31 दिसंबर को वो लेजर क्लोज करेगा उस समय पे, राइट, आपको चेक करना है, राइट, कि डिबेंचर्स कितना है, अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है उसके जो भी रूल्स है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया जाता है, बराबर है। और आगे उन्होंने कहा था डिबेंचर्स वेर परचेज्ड एट 93 ऑन 31 दिसंबर 2013, राइट, यानी कि जब ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो जिस तरीके से जब साल शुरू हुआ तब ओपनिंग बैलेंस था, तो साल ख़त्म होगा तो हमारे पास जो डिबेंचर्स बच गए हैं वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। और उनका रेट उन्होंने यहाँ पे दिया है, क्या दिया है रेट, 93, तो हम लोग यहाँ पे रेट लिख देते हैं 93। अब इस रेट का करना क्या है हमें सम में, वो हम लोग सम शुरू करेंगे, मतलब सम में जब आएगा वो पार्ट तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमने पहले क्या कर लिया, चार्ट प्रिपेयर कर लिया। अब इसके बाद जो भी मेरा सॉल्विंग पार्ट है वो मैं पूरे इस चार्ट से ही करूँगा, मुझे क्वेश्चन की कोई ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है। सो हमें हर सम के लिए इसी तरीके से हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर चार्ट और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ।
सो ये मेरा फॉर्मेट हो गया, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको पूरा बुक, राइट, एक साइड में ही लेना, एक साथ लेना है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही आप एक साथ लोगे। ऐसा मत कीजिए कि एक साइड आपने लेफ्ट में बनाया फिर उसके पीछे के पेज पर दूसरा साइड बना रहे हो, ऐसा मत करो, राइट। तो बुक का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा एक साथ लीजिए, पूरा बुक ओपन करके, और लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, उसके ये वाला अकाउंट बनाओ और राइट साइड में ये वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले लिख देता हूँ मैं, राइट। ऊपर हमारे ओनर का नाम आएगा, राइट, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में लिखते हैं ना वैसा। सो इन द बुक्स ऑफ हमारा ओनर का नाम क्या है, धर्मेश। और ये अकाउंट किस चीज़ का है, डिबेंचर्स का, राइट। कितना परसेंटेज बोला था, 12%। सो हम लोग लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड। साल कब खत्म हो रहा है क्वेश्चन में, 31 दिसंबर 2013, राइट। यहाँ पे गलती से 31 मार्च लिख दिया है, राइट, 31 दिसंबर आएगा, बिकॉज ये सब में उन्होंने बोला है ना क्लोजिंग जो है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। सो यहाँ पे 31 दिसंबर आप करेंगे, 12 लिखना है, ओके, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट के लेबलिंग पर। तो ये जो हमारा डेबिट साइड है, राइट, तो उसमें आपको देखो ये जो आइटम आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट नंबर है ये, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड रहेगा पेज का। और पेज का राइट हैंड साइड जो रहेगा वो आपका अगेन सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मेट हुआ, और यहाँ पे आपको करीब करीब 8 to 10 लाइन्स लगेंगी, ज़्यादा समय लगता नहीं है, बराबर है। बट एग्ज़ाम में ये आपको जब आएगा तो आपको इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है। और ये जो नीचे का पार्ट है वो पूरा हम लोग किसके लिए यूज़ करने वाले हैं, वर्किंग नोट्स के लिए। और एग्ज़ाम में वो आपको वर्किंग नोट्स बनाना होगा, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो शुरू करें हमारा सम। सो क्वेश्चन से हमने चार्ट प्रिपेयर कर लिया है, अब चार्ट की मदद से हम क्या करने वाले, सम करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले सम में सबसे पहला चीज़ क्या है, देखिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये डेट वाइज जाना है, ओके। सबसे पहला चीज़ है 1 जनवरी 2013 को उन्होंने बोला है क्या है, ओपनिंग है, बराबर। कितना ओपनिंग है, देखिए 1 लाख का। सो ओपनिंग कहाँ पर आएगा, हमेशा डेबिट साइड। फॉर्मेट के कुछ चीज जो मैं आया, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसके लिए पहले ही कंसेप्ट में जर्नल एंट्री तो किया ही है, बराबर। बट एग्ज़ाम में आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे पूछा नहीं जाता कभी भी, आपको ऐसा लेजर ही आता है। तो आप चीज़ें याद करके ले सकते हो कि हमेशा ओपनिंग यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग ये इस साइड आएगा, और परचेज डेबिट में आएगा, सेल क्रेडिट में आएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा तो वो भी कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है तो मैं डेबिट साइड में लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उनका नॉमिनल वैल्यू है मेरे पास, कितना दिया था, 1 लाख, तो मैं नॉमिनल वैल्यू में लिख देता हूँ 1 लाख। फिर इंटरेस्ट की बारी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1 लाख रुपीज़ का डिबेंचर है उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, तो आपको वो निकालना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका डेट क्या है, 1 जनवरी, और इंटरेस्ट का डेट क्या है इनका, 31 दिसंबर, यानी कि एक दिन पहले ही कंपनी ने क्या दिया, आपको इंटरेस्ट दिया होगा ना। तो इस डिबेंचर्स के ऊपर आपको कुछ भी इंटरेस्ट मिलने का बाकी नहीं है, यानी कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट डेट आपका सितंबर होता, मान लीजिए 30 सितंबर होता, सो क्या होता, सितंबर हम लोग ओपन कर रहे हैं जनवरी में, अब सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, और जनवरी में जब आप ओपन कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी होगा, तो उस समय आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। बट यहाँ पे हम कैलकुलेट इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज इंटरेस्ट आपको 31 दिसंबर को मिला है, और 1 जनवरी को आप ओपन कर रहे हो, तो कुछ भी गैप नहीं है बीच में, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, नील रखेंगे हम लोग। फिर इसके कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट हमें दिया था डायरेक्टली कितना, 91,000। सो ये हमने निकाल लिया, लिख दिया यहाँ पे 91,000, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट क्या रिकॉर्ड करना है हमें, परचेज़। परचेज़ कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, डेबिट साइड में। सो मुझे डेबिट साइड में लिखना है, डेट लिख देता हूँ मैं पहले, 1/4/2013, राइट। क्या लिखना है, परचेज़ करेंगे तो टू बैंक, बराबर, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम लोग परचेज या सेल करते हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो जो भी पेमेंट है हमारे बैंक से जाता है, सो टू बैंक लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिख देते हैं, जो परचेज़ किया उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 20,000, राइट। सो 20,000 लिखा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका इंटरेस्ट, क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। सो मैं पहला वर्किंग नोट ले लेता हूँ, देखिए डेट के साथ मैं वर्किंग नोट नंबर लिखूंगा, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है। कौन से डेट के लिए, 1/4/2013 के लिए।
आपके कैलकुलेटर्स अगर आपने नहीं लिए तो प्लीज़ कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लो, जो भी कैलकुलेशन से आप खुद करके देखेंगे तब आपको समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है ये जो परचेज़ हुआ है उसका। परचेज़ जो हुआ है ध्यान से देखिए कितना अमाउंट बोला है, नॉमिनल वैल्यू 20,000, बट ये एक्चुअली में कितने डिबेंचर्स है, 200। कैसे पता चला, हमारा फेस वैल्यू 100 था ना, तो 20,000 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो पता चला ये 200 डिबेंचर्स का बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे बात करूँगा तो 300 डिबेंचर्स का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 500 डिबेंचर्स का है वैसा, ठीक है। सो ये 200 डिबेंचर्स परचेज़ किए गए हैं, क्या रेट के हिसाब से, 98 के हिसाब से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, 200 डिबेंचर्स ऑफ 98, बराबर, बिकॉज अमाउंट के लिए मुझे लिखना होगा ना। सो 200 इंटू 98 करते हैं, कैलकुलेटर हाथ में आपके, कैलकुलेशन कर लीजिए। 200 इंटू 98 विल गिव यू 19,600। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए, ओके। तो आप कैलकुलेटर हाथ में रखें और मैं जब आपको कह रहा हूँ कैलकुलेट करने, तो अब आप वो कैलकुलेशन खुद करो, फिर मैं आपको आंसर ये करूँगा ताकि आपका वो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। सो ये हुआ अमाउंट का बात, बट ये 19,600 मुझे लिखना नहीं है डायरेक्टली। क्यों लिखना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। ये जो है वो कम लिखा है ना, कम मतलब क्या कि ये जो अमाउंट आपको दिया है 98 में, राइट, इसके अंदर इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है। तो जब मैं कॉस्ट में लिख रहा हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट दिखाना होता नहीं है। तो ये जो भी अमाउंट दिया है उसमें से मुझे क्या करना होगा, इंटरेस्ट माइनस करना होगा, ठीक है। तो कम इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है आपको, जो भी रेट आता है वो डायरेक्टली लिखना नहीं है, हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो मेरा जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान रखिए। इंटरेस्ट जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू कंसीडर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें कंसीडर करनी है मुझे हमेशा। एक है अमाउंट, सेकेंड है परसेंटेज और थर्ड है मंथ। सो अमाउंट क्या होगा, आपका नॉमिनल वैल्यू जिसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। रेट क्या होगा आपका क्वेश्चन में जो दिया है, डिबेंचर का रेट, वही रेट होगा हमेशा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। सो रेट आपका 12%। और मंथ की अगर बात करें, राइट, तो ध्यान से देखिए, ये जो मंथ है वो क्या होगा, फर्स्ट 4 डेट दिया है, बराबर है, वहाँ से लेकर आप पीछे जाइए रिवर्स, और इंटरेस्ट का डेट देखिए गैप कितना है। अब 1 अप्रैल है और अगर मैं रिवर्स जाता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट का डेट क्या है, देखिए 31 दिसंबर। तो वहाँ से लेकर ये आपका जो परचेज़ या सेल का डेट है होगा, राइट, जिसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, वहाँ तक आपको देखना है। सो दिसंबर के बाद अगर मैं देखूँ तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हुए हैं, बराबर है, और 1 अप्रैल को हमने ये परचेज़ किया। सो आपको क्या करना है, समझा, कितने महीने लेने हैं, राइट। आपको ये डेट से इंटरेस्ट के डेट तक का रिवर्स देखना है कि कितने महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हैं। सो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है, राइट। तो आपको तीनों चीज़ें पता है, अमाउंट 20,000 पर निकालना है, रेट 12 होगा और मंथ कितना होगा 3। सो कैलकुलेट करेंगे आप, कैसे लेंगे, कैलकुलेटर में 20,000 इंटू 12%, बराबर है, इंटू 3/12, ओके। तो ये करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको अमाउंट मिल जाएगा वो कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है कितना, 600। सो ये इंटरेस्ट 600 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट कैसे फाइंड करना है, बिकॉज ये जो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे उन्होंने कम बोला था, कम का मतलब क्या होता है, ये जो अमाउंट मिला है आपको इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। सो आप इंटरेस्ट इसमें से माइनस करेंगे, फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट कितना लिखना है वो पता चलेगा। सो आपका परचेज प्राइस जो है वो एक्चुअल में कितना रहेगा, 19,600 माइनस 600 जो आपको इंटरेस्ट मिला है, और वो कितना हो जाएगा 19,000, ठीक है। सो अब मुझे इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे लिखने के लिए 600 और कॉस्ट मिल गया कितना 19,000, ठीक है, राइट। आप याद रखेंगे हमेशा जब भी आप परचेज या सेल कर रहे हैं तब आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है, बट अगर यही चीज़ समझिए यहाँ पे कम के जगह पे x होता ना, तो x होता 98 के जगह, 98 के बाद अगर कम के जगह पे x लिखा होता तो हम इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे जो 19,600 दिया है ना वही डायरेक्ट लिख देते। क्यों, x इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि ये जो आपका अमाउंट है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, एक्सक्लूड है, तो हमें वो डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं। बट कम का मतलब क्या होता है कि इस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट फाइंड करके उसमें से हटाना होगा, फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब भी कम बोला है तब आपको इंटरेस्ट माइनस करके लिखना है, एक्स बोला है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा परचेज पूरा कंप्लीट किया हमने, ठीक है। और ये कौन सा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, ओके।
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। इसके बाद देखिए परचेज़ के बाद क्या रिकॉर्ड करने बोला आपको, सेल। तो 1/9 यानी कि 1 सितंबर को सेल हुआ है, राइट। सो सेल हुआ तो कौन सी साइड में लिखना है मुझे, क्रेडिट साइड में। सो मैं पहले डेट लिख देता हूँ 1/9/2013। यहाँ पे लिखना है मुझे बाय बैंक, राइट। नॉमिनल वैल्यू तो मुझे पता है ना, जो सेल हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 30,000, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30,000। अब इंटरेस्ट और कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो वापस से वर्किंग नोट पे आ जाते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 2, डेट का मेरा यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/9/2013 को। मैं सेकेंड वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो पहले जब हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे उसे, सेल प्रोसीड्स। क्या लिखते हैं, सेल प्रोसीड। कितने डिबेंचर के हो रहे हैं, 30,000, राइट। तो 30,000 यानी कि डिबेंचर कितने हैं वो 300। और रेट आपको क्या कहा है देखिए 96, क्या बोला है 96। तो 300 इंटू 96 करने पर आपको पता चलेगा 28,800 हो रहा है, बराबर है। और क्योंकि देखिए ये क्या है, एक्स इंटरेस्ट है ना, तो ये 28,800 आप डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिख सकते हो। आपको इंटरेस्ट उसमें से माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली, ठीक है, ओके। बट फिर भी हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है, बिकॉज ये इंटरेस्ट क्या है आपका, देखो अक्रूड इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला, आपको ये डेट जो भी आपका परचेज या सेल का डेट है वहाँ से आपको रिवर्स जाना है लास्ट इंटरेस्ट डेट पर। सो ये लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था आपका, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिला। उसके बाद आज क्या चल रहा है, 1/9, बराबर है। तो वहाँ तक काउंट कीजिए कितने महीने हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने हुए। कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बराबर है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। एक तो मेरा अमाउंट, रेट और मंथ जो है हमने निकाला कैसा, 8 मंथ्स। कैसे निकाला समझा ना आपको, 1/9 से आपको रिवर्स जाना है। सितंबर को मत लीजिएगा बिकॉज सितंबर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। तो आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक का टाइम यानी कि 8 महीने का लेना है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग 30,000 पर 12% कैलकुलेटर पे। 30,000 इंटू 12% इंटू 8/12 किया आपने। सो वो आपको देगा अमाउंट 2,400, ठीक है। बट जैसे लास्ट टाइम हमने वो इंटरेस्ट माइनस करके फिर अमाउंट निकाला, वैसा हमें इस टाइम करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट दिया है, ये जो रेट दिया है 96, वो क्या है, एक्स है। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या है, इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ नहीं है, तो मुझे माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये मैं इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देता हूँ, और ये जो अमाउंट मिला है मुझे वो अमाउंट के कॉलम में देखिए, राइट। तो ये इंटरेस्ट 2,400 आ गया, और अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 28,800। समझा आपको मैंने क्यों माइनस नहीं किया इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पर एक्स बोला है। और कम बोला होगा तब आप पहला अमाउंट निकालेंगे, बट वो डायरेक्टली लिखना नहीं है, आपको इंटरेस्ट माइनस करने के बाद लिखना है। बस पूरे चैप्टर में आपको यही चीज़ याद रखनी है बस, कि कम इंटरेस्ट बोला है तो आप इंटरेस्ट माइनस करके फिर अमाउंट लिखेंगे। एक्स इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये हो गया हमारा कौन से वर्किंग नोट से आया, वर्किंग नोट नंबर 2। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। फिर हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट में देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट सेल हो रहा है, बट उसके पहले आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, और वो है जब भी सेल होगा बिज़नेस में तो आपको ऑब्वियस ही बात है ना, जब भी आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो हो सकता है आपको फ़ायदा हुआ हो या तो क्या हुआ हो, नुकसान हुआ हो। सो जो भी हमें फ़ायदा या नुकसान हुआ है वो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पे जो अब हम लोग ने अभी ये सेल किया, तो सेल करके मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा ना, तो वो प्रॉफिट या लॉस हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी। तो वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के बाद ही हम आगे वाले स्टेप पर जाएंगे, उसके बगैर हम लोग नेक्स्ट वाला आइटम रीड करेंगे नहीं। सो जब भी सेल होगा तो आपको याद रखना है, सेल तो आप रिकॉर्ड करोगे बट उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट या लॉस। और वो कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं आपको एक वर्किंग नोट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, इसमें हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 3 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। सबसे पहला एक वर्किंग नोट किस चीज़ का है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है। अब ये प्रॉफिट या लॉस क्या होता है आपको पता है, अगर मैंने ज़्यादा में बेचा, सेल वैल्यू ज़्यादा है और उसका कॉस्ट कम था तो ऑब्वियसली क्या हुआ रहेगा, प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट ज़्यादा है, सेल वैल्यू कम है, तो क्या हुआ रहेगा, लॉस। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली दो ही चीज़ें कैलकुलेट निकालनी है, कॉस्ट कितना है और सेल कितना है, किसका। ये जो 30,000 के डिबेंचर आपने बेचे ना, उनका कॉस्ट और उनका सेलिंग प्राइस को आप कंपेयर करेंगे और आपको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, सेल्स प्रोसीड, कि जो आपने 30,000 रुपये के 30,000 नॉमिनल वैल्यू का जो डिबेंचर्स बेचा है, इससे आपको कितना सेल वैल्यू मिला, तो आपका अमाउंट है ना सेल वैल्यू का, राइट, बेच के आपको कितना मिला है 28,800, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका सेल वैल्यू हमेशा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है कॉस्ट में, यानी कि कैलकुलेशन हमें करना होगा कि ये जो 30,000 का जो आप बेच रहे हो डिबेंचर, राइट, तो बेचने की तारीख पर ये जो 30,000 डिबेंचर है उनकी कीमत क्या चल रही है वो आपको निकालना होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग वो कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। सो जब भी हमें एक ऐसे कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है सेल के वक्त, तो आप याद रखेंगे आप दो चीज़ें लेंगे, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। क्या लेंगे, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। और इस नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट में क्या लिखना है, अब तक देखिए जब आप बेच रहे हो उसके पहले आपके फॉर्मेट में जितना भी डिबेंचर्स है, राइट, उन सबको आपको लिखना है। सो आप ये वाले अभी डिबेंचर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, बराबर है, तो इसके पहले ये वाले डिबेंचर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसके पहले हमारे पास ये दो एंट्री था, बराबर है, तो वो दो को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दोनों का एनवी है मेरे पास और दोनों का कॉस्ट भी है। तो पहले फर्स्ट वाले का एनवी लिख देता हूँ 1 लाख, कॉस्ट है 91,000। सेकेंड वाले का एनवी है 20,000 और कॉस्ट कितना है 19,000, राइट। सो मतलब क्या है कि जब मैं बेच रहा हूँ 1 लाख मतलब फर्स्ट 9 को, उस तारीख पर मेरे पास कितने डिबेंचर्स है एक्चुअल में 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स है, और उनका टोटल वैल्यू कितना है 1,10,000। उनका टोटल वैल्यू कितना है 1,10,000, ठीक है। सो इन्हें बेचकर, राइट, तो ये क्या दिखाता है कि 31 ये जो डेट है, सॉरी, 1/9/2013, यानी कि बेचने के तारीख पर मेरे पास कितने डिबेंचर्स है और उनका कीमत क्या है, ठीक है, ये मुझे पता चलेगा, राइट, इनको ऐड करने से। अब इसमें से बराबर मैं कितने बेच रहा हूँ, कितने नॉमिनल वैल्यू के बेच रहा हूँ 30,000 के, बराबर है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000 का। मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि अगर 1,20,000 का कॉस्ट अगर 1,10,000 है, राइट, 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट अगर 1,10,000 है, तो 30,000 का कॉस्ट कितना है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेटर ले लीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो दो अमाउंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस अमाउंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 30,000 इंटू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। आई रिपीट, 30,000 इंटू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 करेंगे। सो आपको कैलकुलेटर में कॉस्ट मिल जाएगा 27,500। क्या मिल जाएगा, 27,500। एक्चुअल में ये जो करने का तरीका है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता नहीं कि ये जो बिक रहा है 30,000 वो ये वाले लॉट का है कि ये वाले लॉट का है, मुझे पता नहीं ना ये कौन से लॉट का बिलोंग करता है। पहले से जो खरीदे थे उसमें का है, ये जो नया है उसमें का है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको मिक्स कर दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज, राइट। तो जब भी हम लोग शेयर्स बेचते हैं तो उनका जो कॉस्ट है वो किसके हिसाब से निकाला जाता है, वेटेड एवरेज के हिसाब से निकाला जाता है। और ये कहाँ पर दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, राइट। तो ये जो करने का तरीका है हमारा कॉस्ट निकालने का, ये क्यों ऐसा किया जाता है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है, राइट, कि आप जब भी सेल कर रहे हो तो कौन से इस बेसिस पर सेल करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से। और वो वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो ये जो हमने किया ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका है, ठीक है। तो ये जो आप 30,000 की डिबेंचर्स आप सेल कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है, 27,500 है, ठीक है। सो मैं आपको वापस से बता देता हूँ हमने क्या किया। जो 30,000 की डिबेंचर्स मैं सेल कर रहा हूँ उनका सेलिंग प्राइस लिखा मैंने। अब मुझे कॉस्ट निकालना है किसका, 30,000 डिबेंचर्स जिनको मैं सेल कर रहा हूँ, 30,000 डिबेंचर्स नहीं, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू जिसका 30,000 डिबेंचर्स है उनको मैं सेल करने वाला, उसका कॉस्ट क्या है मुझे फाइंड करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, बेचने के पहले जितने भी मेरे पास डिबेंचर्स हैं उन सबको एक साथ ले लेता हूँ, जिससे मुझे पता चला कि मेरे पास टोटल 1,20,000 डिबेंचर्स है नॉमिनल वैल्यू उनका, और उनका कॉस्ट है 1,10,000। और मैं इसमें से 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स को सेल कर रहा हूँ। तो ये जो 30,000 डिबेंचर्स है उनका कॉस्ट कितना है, तो हमने क्या ले लिया, एक्स, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमने कॉस्ट निकाला। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 27,500 उसका कॉस्ट है, बट हम उसे बेच कितने में रहे हैं, 28,800 में। सो ज़्यादा में सेल किया ना, सेलिंग वैल्यू ज़्यादा है, सेल प्राइस ज़्यादा है, सेल्स प्रोसीड ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मिला हमें कैसे, ये दोनों को माइनस करके, राइट। तो इसे आप इस तरीके से बॉक्स में पुट कर देंगे फिर ये कॉस्ट मिल जाने के बाद।
सो कॉस्ट, ये कॉस्ट और सेल्स प्रोसीड हो जाने के बाद आप उन्हें कंपेयर करते हो। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारा कॉस्ट मिला बराबर, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है इन केस तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये वर्किंग नोट समझा आपको? ओके, तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। और अभी ये प्रॉफिट जो मुझे हुआ है मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। सो हमेशा आपको याद रखना है, ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। परचेज रिकॉर्ड होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सेल होगा तो क्रेडिट साइड में। अब अगर सेल करते समय प्रॉफिट हुआ तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो आप याद रखेंगे प्रॉफिट हुआ तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करिए, डेबिट साइड में। और अगर लॉस हुआ तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड कीजिएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये फर्स्ट 9 को यानी कि बेचने के तारीख पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो मैं यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता हूँ। तो पहले डेट लिख देता हूँ, 1/9/2013, सेल के तारीख पर ही लिखेंगे। ठीक है, और जब मैं प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट मैं ये लिखता हूँ, मतलब पर्टिकुलर क्या लिखूँगा उसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितना आया अमाउंट हमारा, 1300, राइट। और वर्किंग नोट नंबर क्या है उसका, 3। सो वर्किंग नोट नंबर लिख देता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 3। और अमाउंट के कॉलम में लिखना है आपको, ओके, ना एनवी के कॉलम में ना इंटरेस्ट के कॉलम में, बिकॉज मैंने यहाँ पे खाली प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा डायरेक्टली 1300, और बाकी दोनों क्या रहेंगे, ब्लैंक। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर लॉस हुआ होता तो यही चीज़ें हम लोग कहाँ पर लिखते, क्रेडिट साइड में। ओके, क्लियर है आपको? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो क्या बताया यहाँ पे मैंने आपको कि जब भी बिजनेस में सेल होगा तो आपको सेल के बाद उसका क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगेन अभी सेल हो रहा है, वापस से सेल हुआ तो ठीक है, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, सेल करेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो सेल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेल कब हुआ है, देखिए 1/12 को। सो हम लोग डेट लिख देते हैं यहाँ पर 1/12। ओके, सेल हुआ तो क्या लिखना है, बाय बैंक। कितने नॉमिनल वैल्यू का सेल हो रहा है, 50,000, तो इतना तो मुझे पता है तो पहले लिख देते हैं। और इंटरेस्ट और अमाउंट तो है मुझे कैलकुलेट करना होगा। अब ये जो 50,000 का जो नॉमिनल वैल्यू का सेल हो रहा है उसका रेट देखिए क्या बोला है, 99 कम इंटरेस्ट। क्या बोला है रेट, 99 कम इंटरेस्ट। तो आपको पता है कम बोला रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट उसमें से माइनस करना है, राइट। सो मैं डेट के वर्किंग नोट लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेरा वर्किंग नोट नंबर 4, 1 2 3 हो गया, अभी 4 है ये, राइट। वर्किंग नोट नंबर 4, सेल्स प्रोसीड कितना है, देखिए डायरेक्टली आ गया, 1 मिनट सॉरी, राइट। सो मेरा प्राइस कितना होने वाला है, ये एक्चुअल में डिबेंचर कितने हैं, 500, और रेट कितना बोला है, 99। तो 500 इंटू 99 विल गिव यू 49,500। कितना आ जाएगा ये, 49,500। बट ये रेट मुझे लिखना है क्या यहाँ पर, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कम। सो आपको इसमें से इंटरेस्ट माइनस करके फिर लिखना होगा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट पर। सो अक्रूड इंटरेस्ट में अगर आप ध्यान देंगे, एक सेकेंड, अक्रूड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या हमेशा देखना पड़ता है, मंथ निकालना पड़ता है, राइट। बिकॉज यहाँ पे आपको रेट तो पता ही है, अमाउंट तो पता ही है, 50,000 पर निकालना है, रेट तो पता ही है 12। जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मंथ है, वो आपका क्या है, मंथ। और ये मंथ का कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज अगर एक महीना ऊपर नीचे हो गया तो आपको यहाँ पे अमाउंट्स क्या होंगे, रॉन्ग आएंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट रॉन्ग आ जाएगा, बराबर है, तो आगे टोटलिंग वो सब भी रॉन्ग हो जाएगा। सो मंथ का कैलकुलेशन में आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेल कब हुई हो रहा है, 1 दिसंबर। सो दिसंबर से लेकर आप पिछला जाइए वापस रिवर्स, तो इंटरेस्ट कब मिलता है, 31 दिसंबर को, और हमारा डेट क्या चल रहा है, 1 दिसंबर। तो दिसंबर के बाद कितना टाइम हो गया, जनवरी से लेकर नवंबर, दिसंबर का तो 1 तारीख ही है ना, बराबर है। तो अभी तक दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कितने महीने हुए हैं, 11 महीने हुए हैं। कितने महीने, 11। ठीक है, सो अगर यहाँ पे डेट 31 दिसंबर को सेल कर रहे होते तो फिर 12 महीना हो जाता, बराबर। बट फिलहाल अगर है तो हम लोग 11 महीने लेने वाले हैं, बिकॉज 1 दिसंबर आपको डेट दिया है। सो 11 महीने निकालते हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैसे निकालना है आपको, 50,000 का 12% इंटू 11/12, इंटू 11/12, राइट। तो अमाउंट कितना आएगा आपको, 550। कितना अमाउंट आ जाएगा, 550। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट होने वाला है।
बराबर। और अभी अमाउंट जो है मुझे निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे कम इंटरेस्ट बोला था, तो मैं ये अमाउंट में से क्या करता हूँ, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करता हूँ। सो 49,500 में से मैं ये 5,500 माइनस कर देता हूँ, तो मेरा एक्चुअल में सेल्स प्रोसीड कितना है, 49,500 माइनस 5,500 विल गिव यू 44,000। ठीक है। सो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया और ये मेरा अमाउंट हुआ। क्लियर हुआ। लास्ट टाइम देखो सेल वाला पहले भी किया है, बट अमाउंट माइनस नहीं किया बिकॉज वहाँ पे एक्स था, और यहाँ पे कम है, तो इस अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। सो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 5,500, और जो मेरा अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 44,000। ठीक है। और ये जो पूरा कैलकुलेशन हमने कौन से वर्किंग नोट में किया है, वर्किंग नोट नंबर 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है। तो ये आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़े। सेल रिकॉर्ड होने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट। रुक जाओ, बराबर है ना। क्यों रुक जाओ बोल रहा हूँ, बिकॉज सेल हुआ है, बट हमने सेल किया तो हमने क्या बोला था, जब भी सेल होगा तो तुरंत आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के पहले याद रखिएगा कि सेल हुआ है तो आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे सेकेंड सेल के ऊपर। तो वापस से मैं नेक्स्ट वर्किंग नोट ले लेता हूँ यहाँ पर, मेरा वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 5 में बेचने की तारीख पर मैं निकाल रहा हूँ ये वर्किंग नोट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। और ये अभी जो 50,000 का वाला जो सेल हो रहा है वो कितने में हुआ, सेल 44,000, राइट। तो उसका सेल्स प्रोसीड कितना हो जाएगा, 44,000। कैलकुलेशन जो है हमारा वो किसका है, कॉस्ट के ऊपर। कैलकुलेशन जो है वो किसका है, हमारा कॉस्ट। सो कॉस्ट के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, हमारा जो सेल है उसके पहले की सारी चीज़ें। तो अभी ये सेकेंड वाले सेल के पहले सारी चीज़ें मतलब कितनी चीज़ें हैं, 1 2, और ये जो पहले का सेल हुआ है 3। तो मुझे तीनों चीज़ें यहाँ पर लेनी है। क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है। जिस दिन आप बेचे हैं आपने, उसके पहले का जितना आइटम होगा डेबिट में और क्रेडिट में, वो सारी चीज़ें लेंगे। ओके। सो डेबिट वाली सारी चीज़ें आपस में प्लस कर देनी है, और क्रेडिट जो सेल हुआ है वो मुझे माइनस करना है। ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट लेंगे। डेबिट साइड में ये दोनों हैं, तो 1,00,000 और 91,000, फिर 20,000 और 19,000। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे पता है 1,20,000 और 1,10,000 मिल रहा है। बट इसमें से मैं पहले ही एक लॉट बेच चुका हूँ ना, कितने का, 30,000 का लॉट मैंने पहले सेल कर दिया है, तो वो उतना कम हो जाएगा। बिकॉज आज जब मैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास वो 30,000 है क्या, नहीं, तो मैं उसके लिए वो माइनस कर दूंगा। बराबर है। वो तो 30,000 तो सेल हो गया है। अब वो 30,000 जो सेल हुआ है उनका कॉस्ट क्या है वो मुझे लिखना है। बराबर है। सो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना दिया है, 28,800। बट ये अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। जिस तरीके से हम लोग इनका एनवी और कॉस्ट डायरेक्टली यहाँ पे दोनों ले लेते हैं, बराबर है। बट सेल वाले केस में आपको ध्यान रखना है, ये जो 28,800 लिखा है वो एक्चुअल में उसका कॉस्ट नहीं है, वो तो उसका सेल है ना, राइट। हमने जो लॉट बेचा है उसका कॉस्ट कितना था, देखिए यहाँ से मिला था ना हमें कॉस्ट, ये हमें कॉस्ट मिला था। तो हमें जब आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपको ये एक ही चीज़ ध्यान रखना है बस, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट यही बचा है कि जब आप सेकेंड टाइम सेल करते हो, राइट, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले सेल का आप सेल प्राइस मत ले लो, यहाँ पर आपको क्या लेना है, उनका कॉस्ट प्राइस लेना है। क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस। बराबर है। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, गाय गाय में यहाँ का एनवी और अमाउंट ले लेते फटक से। यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पे जब आप ले रहे हो तो ये अमाउंट आपको नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, इसका एक्चुअल जो कॉस्ट था वो कितना था वो आप यहाँ पे लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क मारा है ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, राइट। तो अभी ये सेल हो गया तो हम लोग इसे माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा आज बेचने के तारीख पर मेरे पास कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हैं, 90,000, और उनका कॉस्ट कितना है, 52,500। समझा ये क्या किया हमने, राइट। अब इसके बाद हमें लोग इसमें से कितने डिबेंचर्स बेच रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू के 50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बेच रहे हैं, तो उनका कॉस्ट क्या होने वाला है, एक्स। उनका कॉस्ट क्या होगा, एक्स। अब ये एक्स वापस से सेम तरीके से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 50,000 इंटू 82,500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 90,000। करके देखिए आप खुद, 50,000 इंटू 82,500 डिवाइडेड बाय 90,000, राइट, वो आपको देगा कितना आ रहा है, 45,833.3333 आता होगा ना कैलकुलेटर में। तो पॉइंट के बाद का आप इग्नोर कर दीजिए, 45,833 आप लेंगे। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। तो ये सेकंड सेल के टाइम समझा ना आपको क्या ध्यान में रखा हमने। पहला तो चीज़ जो भी डेबिट वाला है वो सब ऐड, और जो क्रेडिट वाला है वो माइनस होने वाला है। दैट टू उसका कॉस्ट आपको ये नहीं लेना है, जो पहले वाले सेल में हमने कॉस्ट निकाला था वो लेंगे।
ठीक है, ये एक ही चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, बाकी ये वाला पार्ट तो सारा सेम है। अब इसके बाद तीसरी बार सर सेल होगा तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें नहीं आते, हमें 2 सेल तक का ही क्वेश्चन आता है, तो इसके आगे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो अभी आपस से हमारे पास सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट भी है। अब दोनों में देखिए बड़ा क्या है, कॉस्ट बड़ा है ना, राइट, मतलब उसकी कीमत थी 45,833, बट हमने उसे बेचा कितने में, 44,000 में, यानी कि लॉस हो जाएगा ना। ये तो कितना लॉस हो रहा है, इसमें से हम लोग ये इसको माइनस कर देते हैं, तो कीजिए माइनस, देखिए कितना आता है, 45,833 माइनस 44,000, कितना आ जाएगा, लॉस हो जाएगा वो हमें अमाउंट 1,833, 1,833 वो मेरा क्या है, लॉस है। और लॉस है तो मुझे कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हुआ था तो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया था, डेबिट साइड में, तो लॉस होगा तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड। तो इसका डेट क्या होगा, सेल का ही डेट, बराबर, और मैं क्या लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। कौन से वर्किंग से आया, वर्किंग नोट नंबर 5। अमाउंट जो है मुझे डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में लिखना है 1833, वर्किंग नोट नंबर 5 है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। और बाकी दोनों कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस में जो है आपको खाली प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट के कॉलम में लिखना है, बाकी जो आपके आइटम होते हैं वो ब्लैंक रहते हैं। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। तो ये आपका सेकेंड सेल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हम लोग सेल तो रिकॉर्ड करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, देखिए फर्स्ट 12 तो कंप्लीट हो गया। अब 31 दिसंबर आपका इंटरेस्ट का डेट आ रहा है, बराबर है, 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो कंपनी जो है वो आपको डिबेंचर्स जो आपके पास है उसके ऊपर आपको क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। तो आप यानी कि धर्मेश ध्यान से देखिए, 31 दिसंबर को जब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो डेट ले लिया हमने 31 दिसंबर, राइट। इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा ना बैंक में, तो बाय बैंक। अब बात है सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सो ये इंटरेस्ट जो भी मिलेगा मुझे यहाँ पे लिखना है, बराबर है। बट ध्यान से देखिए आप यानी कि धर्मेश के पास जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस तारीख पर यानी कि 31 दिसंबर को आपके पास कितने डिबेंचर्स है आपके हाथ में। शुरू किया था हमने 1 लाख से, 20,000 और परचेज़ किए तो 1,20,000 था, उसमें से आपने 30,000 का बेच दिया, फिर आपने 50,000 का भी बेच दिया। यानी कि जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस तारीख पर आपके पास कितने डिबेंचर्स है, 1,20,000 माइनस 30 और 50 माइनस करेंगे, राइट, यानी कि 80,000 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा आज इंटरेस्ट के डेट पर आपके पास कितना है, 40,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर है। कितने का डिबेंचर है, 40,000 रुपये का आपके पास डिबेंचर है। सो उस नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट देगा कंपनी आपको, राइट। कितना इंटरेस्ट देगा, साल का एक ही बार इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो पूरा 12% आपको देगा। सो आपको क्या करना है, राइट, 40,000 कैसे आया समझा ना आपको, डेबिट माइनस आपका ये क्रेडिट दोनों माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा इस दिन पर आपके पास 40,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर है। बट वो लिखना नहीं है बिकॉज वो किधर जा नहीं रहा है, 40,000 वो तो आपके पास ही है ना, खाली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट आप किस पर निकाल रहे हो, वो 40,000 पर निकाल रहे हो। सो ले लीजिए कैलकुलेटर में 40,000 का 12%, 40,000 का 12%, और ये जो कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है वो दिसंबर में दे रही है ना, तो 12 महीने का इंटरेस्ट एक साथ देती है, तो 12/12 करेंगे तो वो मतलब नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, मंथ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो इंटरेस्ट आपको पूरे साल का मिलने वाला है यहाँ पर। सो आप डायरेक्टली 40,000 का कितना ले लीजिए, 12%। सो वो कितना देगा आपको, 4,800, कितना देगा आपको, 4,800। और याद रखिए जब भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कौन से कॉलम में लिखने वाले हो, इंटरेस्ट के कॉलम में लिखते हो, ना कि अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे गलती कर लेते हैं घाई में, ओके। सो बाकी दो चीज़ें हम लोग ब्लैंक रखेंगे। क्लियर हुआ आपको, तो ये हमारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या रिकॉर्ड करना है, लास्ट पार्ट है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखना है मुझे, क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी 31 दिसंबर ही है ना मेरा ईयर एंड, तो 31 दिसंबर को मैं यहाँ पे जिस तरीके से ओपन किया था मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बैलेंस कैरिड डाउन, CD, बराबर है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो तीनों के जो टोटल है मुझे क्या करना है, टैली करना है। अभी क्या करना है, टैली करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं NV के कॉलम से। देखिए अभी इसको टैली करने का भी एक पैटर्न होता है,
मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग कॉलम से शुरू करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। ओके, तो पहले फर्स्ट कॉलम का टोटल करिए एन का। सो यहाँ पे कितना होगा आपका 1,20,000। कैलकुलेटर साथ में आपके, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 80,000, बराबर है। तो ज़्यादा कौन सा है, डेबिट साइड में है ना 1,20,000, तो दोनों जगह पर आ जाएगा। सो 1,20,000 दोनों जगह पर, और उसमें से मेरा यहाँ पे 80,000 था ना, तो 1,20,000 में से 80,000 माइनस कर दूँ तो मुझे बैलेंस पता चल गया कितना, 40,000। यानी कि जब मैं साल क्लोज कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो मेरे पास कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स है, 40,000 का। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो भी मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस कैरिड डाउन, इसके ऊपर सॉरी, जो भी मैं नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस कैरिड डाउन में, उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। बट प्रोवाइडेड वो इंटरेस्ट के लिए आपको क्या हो, अगेन आपका जो क्लोजिंग डेट और इंटरेस्ट के डेट में गैप रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो ओपनिंग और इंटरेस्ट के बीच में गैप नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकाला था ना। तो वैसे ही क्लोजिंग में भी हो रहा है, 31 दिसंबर ही हमारा इंटरेस्ट का डेट है, और 31 दिसंबर को आप क्लोज कर रहे हो। सो सुबह ही इंटरेस्ट मिला है आपको, ये देखिए आपने लिखा है ना 40,000 के ऊपर का आपने इंटरेस्ट ले लिया है, और शाम को आप बैलेंस क्लोज कर रहे हो, तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलने का आपको बाकी है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, तो अगर लास्ट इंटरेस्ट डेट और आपका क्लोजिंग के बीच में अगर गैप होता ना, तो आपको इसके ऊपर उतना महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैं नील लिख दूंगा। ठीक है, आप डैश पुट करेंगे यहाँ पे, फिर मैं इंटरेस्ट का टोटल लूँगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा पहले फटाक से टोटल मत कर दो, बिकॉज इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना होगा, राइट। और अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट है तो आपका फिर टोटल चेंज हो जाएगा ना, राइट। तो इसके लिए मैंने बोला, तो यहाँ पे तो ठीक है, ये सब में तो आपको कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे डैश डाल देंगे, फिर आप टोटल करेंगे। सो देखिए आप क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, और हमेशा इंटरेस्ट के केस में क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल आपका जो है वो कितना है, 12,700 है, और डेबिट में खाली 600 था। सो 12,700 मैंने दोनों जगह पे लिख दिया। फिर ये 12,700 में से मैं 600 क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 12,700 में से 600 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा, बैलेंस पता चलेगा। ठीक है, कितना बैलेंस मिल रहा है, 12,100। और ये जो बैलेंस है वो हमारा क्या है, यहाँ पर 31 दिसंबर को मुझे लिखना है, और मैं कहाँ क्या लिखता हूँ उसके लिए, हमेशा टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का क्लोजिंग आपको ध्यान रहेगा, क्या बताया मैंने आपको, पहले फटक से टोटल नहीं कर देना है, बिकॉज जो भी आपका बैलेंस आएगा उसके ऊपर पहले आपको एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ये सम में नहीं था, बात बराबर है, ठीक है, बट हमेशा आपको ध्यान रखना है वो कंसीडर करने के बाद आप टोटलिंग करो, और टोटल करने का हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट का बैलेंस हमेशा आपको कहाँ पर आने वाला है, डेबिट में आएगा, और उसे आप कहाँ पे शिफ्ट करोगे, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे थर्ड कॉलम पे, दैट इज़ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप कॉस्ट का टोटलिंग करें खुद से, डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आ जाता है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। ओके, तो 1,11,300 आया होगा आपको, ये तीनों को आपने ऐड किया, आपको आएगा 1,11,300। तो मैं दोनों जगह पे लिख दूंगा यहाँ पे 1,11,300 दोनों जगह पर, ये हमेशा टोटल कम ही आने वाला है। ठीक है, सो आपको बैलेंस निकालना है अभी, तो इसके लिए आप ये तीनों माइनस कीजिए। 1,11,300 में से आप ये तीनों चीज़ें माइनस कीजिए। 28,800 माइनस करेंगे, फिर 44,000 माइनस करेंगे, फिर 1,833, बराबर, ये तीन अमाउंट माइनस करेंगे। सो आपको अमाउंट मिल रहा है कितना, 36,667। कितना आ रहा है अमाउंट, 36,667। अब देखिए ये जो आपको अमाउंट मिला है, राइट, नॉर्मली अगर सम में आपको यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस का एक रेट दिया है ना, बराबर, अगर ये रेट नहीं दिया होता तो आपको ये जो बैलेंस मिला है 36,667, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो, सम कंप्लीट हो जाता है। सम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अगर ये रेट दिया नहीं है तो। बट अगर आपको ये रेट दिया है तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन करना होगा, राइट, बिकॉज ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस, है ना।
आप कौन सा अगर फाइनल अकाउंट्स करते थे ना, तो उसमें आप क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू अगर आपको दिए है तो आप क्या करते थे, दोनों में से जो छोटा है उस वैल्यू पे लिखते थे। तो यहाँ पर वही है, राइट। तो ये जो आपको बैलेंस आया है 36,667, वो तो कॉस्ट है उसका, बट उसका मार्केट वैल्यू कितना है, उसके लिए आपको ये रेट दिया है 93, बराबर है। तो आपको मार्केट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट जो आपने निकाला है वो लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो छोटा होगा ना वो लिखा जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैं एक वर्किंग बनाता हूँ, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 6 मैं मेरा कॉस्ट लिखता हूँ। कॉस्ट क्या होता है, जो आपको बैलेंस आया है वो आपका कॉस्ट है, दैट इज़ 36,667। और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये जो डिबेंचर है क्लोजिंग डेट पर, वो कितने डिबेंचर्स है, 400 ना, 40,000 के मतलब 400 डिबेंचर्स, और रेट क्या बोला उन्होंने, 93। सो हम लोग का मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 93। सो मार्केट प्राइस जो है मेरा कितना है, 400 इंटू 93। तो निकालिए कैलकुलेटर पे कितना हो जाता है, 400 इंटू 93 करेंगे तो वो आपको देगा 37,200। क्या देगा आपको, 37,200। अब ये दोनों में से देखिए छोटा कौन सा है, आपका जो बैलेंस आया था वही है ना, तो ठीक है आप डायरेक्टली लिख दो, बराबर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे, बिकॉज हमें जो बैलेंस आया था वही आ रहा है। प्रॉब्लम एक्चुअली आ जाता कब मालूम है, अगर मेरा मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई करके 35,000 आता, क्या आ जाता, 35,000 अगर यहाँ पे होता तो मुझे 35,000 लिखना पड़ता। बट उसकी वजह से मेरा जो पता है ना, मुझे तो पता है ये जो बैलेंस है वो कितना है, 3667 है, बट क्योंकि ये 35 है तो मैं यहाँ पे 35 लिखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो टैली होगा क्या टोटल इतने पे, नहीं होगा ना, एक अभी भी डिफरेंस आएगा, राइट। और उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो अगर मान लीजिए, अज्यूम करता हूँ अगर यहाँ पे 35,000 होता तो मुझे 35,000 यहाँ पे लिखना पड़ता, और मेरा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होता, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 36,667 और 35,000 का जो डिफरेंस है 1,667, वो मुझे अलग से लिखना पड़ता है यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करके। बट फिलहाल ठीक है, हमारे इस सब में नहीं हुआ है तो हम लोग इतना ज़ोर नहीं देते, जब सब में आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन वाला तब हम लोग देख लेंगे। फिलहाल हमारे लिए क्या अच्छी बात है कि हमारा कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया, मार्केट वैल्यू जो रेट दिया है वो निकाला, दोनों में से कम कौन सा है, जो हमें मिला था वो ये, तो लिख देते हैं, राइट। तो हमें डायरेक्टली लिख देना है यहाँ पे जो हमें कम मिला है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और उसके बाद राइट, अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका टैली हो चुका है हमेशा, राइट। तो ये आपका जो है वो लास्ट पार्ट है, बराबर। इसके बाद आपका कुछ और बचा है क्या, नहीं, बराबर। तो यहाँ पे हमारा ये सम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुआ आपको ये। सो मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ फास्टली। तो जब भी हमें सम करना है तो हमें पहले क्वेश्चन रीड करके क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग डेबिट साइड में, और जब भी आप नॉमिनल वैल्यू लिखोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चेक करना है, फिर अमाउंट, फिर आप परचेज़ लिखोगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, सेल्स है तो क्रेडिट साइड में, और सेल्स के बाद प्रॉफिट या लॉस जो है वो रिकॉर्ड करना भूलना नहीं है। फिर जो क्लोजिंग होता है वो आपको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। इनफैक्ट इंटरेस्ट जो है वो भी कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपको इंटरेस्ट के कॉलम में ही लिखना है। प्रॉफिट या लॉस का जो भी आपको अमाउंट आएगा वो आपको डायरेक्टली कॉस्ट के कॉलम में लिखना है, राइट। क्लोजिंग जब आप करोगे तो पहले आप नॉमिनल वैल्यू का टोटलिंग कीजिए, और वो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, और वो अमाउंट आ जाने के बाद आप क्या करें, इंटरेस्ट का टोटल कीजिए, और हमेशा बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट का। इसके बाद आप कॉस्ट का टोटल करना शुरू करेंगे। अगर तो कॉस्ट क्लोजिंग सॉरी हाँ मतलब कॉस्ट साइड का टोटल करना शुरू करेंगे, तो अगर क्लोजिंग का कोई रेट दिया नहीं है तो डायरेक्टली जो आपका बैलेंस है वो आप लिख दीजिए, काम ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे आपको रेट दिया था तो इस तरीके से आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों निकालना होगा, और दोनों में से जो कम होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने निकाला, बट कॉस्ट ही कम आया तो ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर मार्केट वैल्यू कम आता तो क्या हो जाता, वो हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तब देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा है, बराबर है, बिकॉज मैंने आपको एक एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर से जब हम शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक आपको पता है, तो इसीलिए क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा और हम लोग जल्दी जल्दी सम कर पाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 सम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट सम है, तो आप इसे बार बार चाहिए तो रिवाइज कीजिए, राइट, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके। और अगर
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करें।